आगरा में अचानक से टूरिस्ट के 2 बसेस और एक ऑटो में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे ही आग की लपटें आसपास के लोगों ने देखी तो अफरा तफरी मच गई। एक होटल के पार्किंग में कई टूरिस्ट के बस और ऑटो खड़े थे, तभी अचानक से एक टूरिस्ट बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि एक बस और एक ऑटो को भी चपेट में ले लिया। होटल के कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पूरा मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। दो बसें और एक टेम्पो ट्रैवल है जिसमें आग लगी थी। अच्छा, कितनी भयंकर आग लगभग जी? बहुत भयंकर आग है। हम तो कब तक डर गए थे सारे। हमें सभी पुलिस वालों को फ़ोन किया और उसको फ़ोन किया था दमकल वालों को, तो वो अपने सही टाइम से आ गए और ये आग हो जाती है। कंट्रोल हो गया आग पे? हाँ, कंट्रोल हो गया। कुछ मालूम पड़ पाया कौन से होटल में ठहरे हुए थे ये लोग? ये सर पता नहीं है। और दिल्ली से खबर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज मोदी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक पीएम मोदी के निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 12 बजे होगी। और साथ ही माना भी जा रहा है लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ये मोदी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होगी। पीएम मोदी मौजूदा कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी अपने कैबिनेट के सहयोगियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी देंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत JKNF के खिलाफ यह कदम उठाया। केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से लिखा गया। 5 साल के लिए गैर कानूनी संघ घोषित। JKNF संगठन पर MHA का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज सीएम योगी 30,826 करोड़ का ऋण वितरित करेंगे। विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत टूल किट का भी वितरण करने वाले हैं सीएम। लोक भवन सभागार में सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली के दौरे पर आएंगे, जहां सीएम योगी करोड़ों की कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास। दोपहर 12 बजे सीएम उन्नाव पहुंचेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहपुर 84 के चंद्रिका खेड़ा में शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। इसके साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फर्रुखाबाद दौरे के दौरान जिले के क्रिश्चियन ग्राउंड में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम योगी बरेली दौरे पर पहुंचेंगे, जहां महादेव सेतु समेत करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बरेली कॉलेज में सीएम धामी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माफ कीजिएगा, सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे बरेली कॉलेज में। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को मायावती ने बड़ा झटका दिया है। कन्नौज में बीएसपी प्रत्याशी के ऐलान से यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि अकील अहमद पहले सपा में थे और हाल ही में बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की थी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के यहां से सांसद सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया गया और सपा से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की संभावना पहले से ही प्रबल है। ऐसे में कन्नौज लोकसभा सीट को जीतने के लिए जातिगत आंकड़े पार्टियों के लिए काफी अहम हो गए। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट और वीवीआईपी सीट, जहां अखिलेश यादव का दबदबा है, जहां बीजेपी के सुब्रत पाठक का बोलबाला है, उस सीट पर मायावती ने प्रत्याशी के ऐलान से त्रिकोणीय घमासान छेड़ दिया है। मायावती ने मुस्लिम यादव को साधने के लिए उस चेहरे पर दांव चला है जो अखिलेश के कोर वोटर को साथ लाने के लिए काफी है। कन्नौज में बीएसपी से अकील अहमद प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अकील अहमद पहले समाजवादी पार्टी में थे। बीजेपी से कन्नौज में सुब्रत पाठक प्रत्याशी हैं। एसपी से अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी संभव है। यानी बीएसपी ने गढ़ में अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी कर ली। बसपा ने सबसे पहले कन्नौज, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां से अकील अहमद पट्टा को अपना उम्मीदवार बनाया। अकील अहमद पट्टा पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे और बीते दिनों सपा छोड़कर बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। अखिलेश ने पार्टी के करीबियों और सक्रिय नेताओं से खुद के उतरने की बात करके तैयारियों के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कन्नौज सीट पर 1998 से लेकर 2019 तक एसपी का कब्जा रहा। कन्नौज एसपी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। अखिलेश और डिंपल ने सियासी पारी की शुरुआत कन्नौज से की थी, लेकिन 2019 में कन्नौज सीट पर बीजेपी से सुब्रत पाठक जीते। यानी मोदी लहर में एसपी का कन्नौज से पैर उखड़ना शुरू हुआ और उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने कन्नौज से एक बार फिर से सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है। तो उधर मायावती के एक दांव से कन्नौज की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई और अखिलेश के पीडीए को भी बड़ा झटका लगा है। अब जनता समझ चुकी है कि कैसे बसपा के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा घटाई जा रही है, और कैसे उन लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है जहां से विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक नुकसान हो सके, जहां से मुस्लिम प्रत्याशी वोट काट सके और भाजपा जीत सके। जनता भाजपा और बसपा की इस खेल को समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो गया है। ऐसे में बसपा का मतवाला हाथी अकेले ही सपा की हवा निकालने का काम कर रहा है, जिसकी तस्वीर तब साफ हुई जब मायावती ने कई सीट्स पर मुस्लिम प्रत्याशियों का ऐलान किया। यानी जानकारों की माने तो मायावती सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए को नुकसान पहुंचाने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीन विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी। अदालत इस मामले में अभी याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई कर रही है। आज की सुनवाई में भी सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तस्नीम अहमदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम पक्ष की बहस खत्म होने के बाद अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि कल की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो जाएगी। और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को असलहा लाइसेंस में धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार किया गया है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट आज सजा सुना सकती है। ये मामला 36 साल पुराने बंदूक के फर्जी लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। इसमें मुख्तार अंसारी पर डीएम और एसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई में बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माफिया मुख्तार अंसारी जुड़ा था। पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने तब 12 मार्च को फैसला तय किया था, लेकिन कल कोर्ट ने मुख्तार को दोषी तो करार दिया, लेकिन आज तक के लिए अपना फैसला टाल दिया है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के लिए बरेली पुलिस दिल्ली रवाना हो चुकी है। अदालत से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ वारंट जारी है, लिहाजा सीओ सिटी प्रथम की अगुवाई में टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। सीओ इंस्पेक्टर क्राइम और 4 सिपाही टीम में शामिल हैं। आपको बता दें कि आज मौलाना को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करना है। कोर्ट ने मौलाना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मौलाना तौकीर को अदालत ने इस साल 2010 दंगे का मास्टरमाइंड माना है।
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी के आरोप में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। 25,000 के इनामी मोनू शर्मा उर्फ मोनू पंडित और गौरव कुमार उर्फ गौरव चौधरी को एसटीएफ ने मथुरा से अरेस्ट किया। दरअसल बुलंदशहर में दर्ज पेपर लीक मामले में गौरव आरोपी है और शातिर साल 2015 में भी एसएससी परीक्षा में धांधली मामले में जेल जा चुका है, जबकि मोनू पंडित सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी केस में फरार था। और हापुड़ में मॉब लिंचिंग के मामले में सजा 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। पिलकुआ कोतवाली क्षेत्र के बजेड़ा खुर्द में घटना हुई थी। मॉब लिंचिंग में कासिम की जान चली गई थी। बता दें कि गौकशी के शक में भीड़ ने कासिम को मौत के घाट उतार दिया था। ये रिश्ते राकेश, कानू, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित और करणपाल दोषी करार दिए गए हैं। कारावास से दंडित किया गया है तथा 59,000 रुपए का सभी अभियुक्तों पे कुल जुर्माना 5,90,000 रुपए से इसमें दंडित किया गया है। सभी अभियुक्त जिनका नाम युधिष्ठिर, राकेश, कालू, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, ललित, करणपाल, मनीष, इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 59,000 रुपए के दंड से आज दंडित किया गया है। आगरा में सेंट्रल जीएसटी टीम ने थाना रालबगंज क्षेत्र में छापा मारा। टीम को केबल व्यापारी के यहां टैक्स में हेराफेरी और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी और यहां पहुंची टीम दस्तावेज खंगाल रही है। कई व्यापारियों से भी पूछताछ की जा रही है। और अमरोहा में खेत में तेंदुए का शावक दिखाई दिया है। खेतों पर काम करने पहुंचे ग्रामीण ने खेत में टहल रहे तेंदुए के शावकों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शावकों की तलाश शुरू कर दी है। मामला नौगामा सादा थाना क्षेत्र के बुढ़ापुर गांव का है। शिवानी को वीडियो कॉल करिए। जौनपुर में पटाखा गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों के पटाखे जलकर आग हो गए हैं। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना मुंगरा बादशाहपुर के गरियाव बाजार की है। और प्रतापगढ़ में बेकाबू कार और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। मामला हथीगवा थाना के फूलमती धाम के पास का है। बताया जा रहा है कि कार का टायर फटने के कारण अचानक बेकाबू हो गई कार और सीधे रोडवेज बस में जा घुसी। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वाहनों के पीछे चल रहा ट्रैक्टर पलट गया। मुजफ्फरनगर में बारात लेकर जा रहे एक दूल्हे को कार पर स्टंट करना महंगा पड़ता हुआ नजर आया है। पुलिस ने दूल्हे की कार को रुकवाकर उसे कब्जे में लिया। भायला गांव का दूल्हा मंसूरपुर थाना क्षेत्र से दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर स्टंट कर रहा था। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।